Atul Dobal, popularly known as Kalamink, is one of the fastest growing rappers in DH. More than 6 lakh subscribers on YouTube, more than 2 lakh followers on Instagram, and more than 3.5 lakh monthly listeners on Spotify. Kalamink is growing insanely. But actually, Kalamink is not creating a fan base. In fact, he's creating a cult. रिसेंटली कलमिंग के फैन ने उसके गाने की लिरिक्स अपने हाथ में टैटू करवा ली और अक्सर कलमिंग के फैंस उनसे मिलते वक्त इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। पर कैसे कलमिंग ने इतना लॉयल फैन बेस क्रिएट किया, क्यों उनके फैंस उनके लिए क्रेजी है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। Hey everyone, this is Ishan and you're watching I Think। कंपटीशन मैं बहुत अलग हूँ ब्रो इन सब हिप हॉप लीग से। आई एम सेविंग लाइव्स ब्रो। आई डोंट 2-3 साल में ना फकिंग गारंटी आई रूल दिस फकिंग वर्ल्ड। और जो मेरा फैन बेस है ना ब्रो, आई मूव अ कल्ट ब्रो कि कलमिंग के ना लोग छूने के लिए तरसेंगे ब्रो। आई लिव टू देम, आई एम हीलिंग लाइव्स। मैं जिंदगियाँ बचा रहा हूँ मैन। दैट इज़ व्हाट कलमिंग इज फॉर। इंडिया में धीरे धीरे हिप हॉप काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, बट 2020 तक इंडिया में या तो कॉमर्शियल ट्रैक्स, फ्लेक्स ट्रैक्स या फिर गैंगस्टर रैप्स ही वायरल होते थे या फिर चलते थे। बट वेस्ट में हिप हॉप का एक और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर जॉनरा है डार्क हिप हॉप। डार्क हिप हॉप इज अ सब जॉनरा ऑफ हिप हॉप जिसमें काफी ज्यादा कंसेप्चुअली डार्क टॉपिक्स पे बात की जाती है, जैसे कि ड्रग्स, सुसाइड। कलमिंग इंट्रोड्यूस डार्क हिप हॉप इन इंडिया, जिसमें वो अपनी रियल लाइफ स्टोरी और पास्ट एक्सपीरियंसेस को एक बहुत ही अच्छी तरीके की स्टोरी टेलिंग में कन्वे करते हैं, जो कि उन्हें मैक्स रिलेटेबल बनाता है उनके लिए जो उस तरह के पेन से सफ़र कर रहे होते हैं। कलमिंग अपने मोस्टली ट्रैक्स में अपनी रियल लाइफ या फिर पास्ट प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात करते हैं और एक काइंड ऑफ मोटिवेट करते हैं कि अगर मैं इस दिक्कत से बाहर आ चुका हूँ या इफ़ आई एम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, तुम भी फॉर श्योर इस सिचुएशन से बाहर ज़रूर आओगे। सो बेसिकली कलमिंग ने DHS लिसनर्स को एक नया म्यूजिक दिया जो कि रिलेटेबल था, सुनने में अच्छा था और उनको हील भी करता था। That's why Kalaming is therapist for most of his listeners और वो उनको काफ़ी ज़्यादा मानते भी हैं। इनफैक्ट मैं भी Kalaming के टॉप 1% लिसनर्स लिस्ट में था। तो ये रहे मेरे कुछ फेवरेट ट्रैक्स और इसी तरह के ट्रैक्स मैं तुम्हें वीडियो के बीच बीच में देता रहूँगा, ताकि अगर तुमने Kalaming को अभी तक नहीं सुना है या फिर तुमने अभी अभी उनको सुनना शुरू किया है तो ये ट्रैक्स तुम्हारे लूप मटेरियल बन सकते हैं, Kalaming को अच्छे से जानने में तुम्हारी हेल्प भी कर सकते हैं। तो इन ट्रैक्स को ज़रूर चेकआउट करें। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कलमिंग तला अंजुम से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। उन्होंने प्रोफेशनल मैग्नेट के एक पॉडकास्ट में बताया था कि उन्होंने 10 साल सिर्फ तला अंजुम को सुना है और गाने बनाने से पहले वो कोट्स लिखा करते थे और शायरियाँ किया करते थे, जिसके बाद कलमिंग की पकड़ उर्दू पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और उनमें वो अंजुम वाली वाइब आ गई, वो शायरी वाला फ्लेवर आ गया। बट कलमिंग की खुद की ओरिजिनलिटी जब वो शायरी वाले फ्लेवर में मिलती है तो जो गाना निकल के आता है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। When Anjum flavored ink is filled into kalam, the writing is as beautiful as loop material. Sorry for that bad reference। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कलमिंग अपने फैंस को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, उन्हें एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कि रिसेंटली उनके मुंबई कॉन्सर्ट में उनका एक फ़ैन स्टेज पे चढ़ाता है जिसको सिक्योरिटी हटा रही होती है, बट वो सिक्योरिटी को खुद साइड करके उसे गले लगा लेते हैं और उसके साथ में गाना गाते हैं। और भी इसी तरह के काफ़ी सारे फ़ैन मोमेंट्स हमें कलमिंग के साथ देखने के लिए मिले। कलमिंग के फैंस अक्सर इमोशनल हो जाते हैं उनसे मिलते वक्त, दे स्टार्टेड क्राइंग आफ्टर मीटिंग हिम। ये इसलिए क्योंकि कलमिंग अपने फैंस के साथ इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अटैच है और ये एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी बात है कि उसके फैंस उसको इतना रिलेट कर पाते हैं कि वो उनसे मिलते समय अपने इमोशंस को कंट्रोल भी नहीं कर पाते। और रिसेंटली कलमिंग के एक फ़ैन ने उनके गाने की लिरिक्स अपने हाथों में टैटू करवा ली, जो कि दिखाता है कि ये कल्ट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कलमिंग के फैंस उन्हें कितना ज़्यादा मानते हैं। इस पूरी टैटू वाली चीज़ पे कलमिंग ने खुद भी रिएक्ट किया था और वो खुद भी शौक थे कि लोग इतना ज़्यादा उन्हें कैसे मानते हैं और ये एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है। इस टॉपिक को इंक्लूड करना मैंने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी समझा क्योंकि ये टॉपिक्स कई बार काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाते हैं। कलमिंग के फैंस उन्हें बहुत मानते हैं पर कई बार वो गाना सुन के खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर लेते हैं उस गाने से।
और जिसकी वजह से वो खुद को हार्म करते हैं और ये चीज़ें खुद कलामिंग की मेंटल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। जैसे कि कलामिंग के काफ़ी फैंस ब्लेड से अपने हाथ में कट्स लगा के उनका नाम लिख लेते हैं, या फिर अभी रिसेंटली ईशा 3.0 एक ट्रैक आया था कलामिंग का, जिसको सुनने के बाद एक भाई ने अपने हाथ पे लगा हुआ टैटू जला लिया था। सो अगर तुम कलामिंग फ़ैन हो तो इस तरह की चीज़ों को प्लीज़ मत किया करो। ये सब चीज़ें एक आर्टिस्ट की मेंटल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तुम्हें क्या लगता है ये सब चीज़ें देखने के बाद वो आराम से फिर से गाने बना पाते होंगे? नहीं, उनको भी ये चीज़ें बार बार स्ट्राइक करती हैं कि कहीं मैं कुछ ऐसा न लिख दूँ जिसकी वजह से कोई कुछ कर ले। सो इस तरह की चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया करो, गाने सुनो, अच्छा म्यूज़िक एंजॉय करो और इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करो क्योंकि एक आर्टिस्ट की मेंटल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। आई होप तुम्हें ये पॉइंट समझ में आया होगा कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर तुम्हें नहीं पता है तो कलामिंग के बड़े भाई UK07 राइडर इंडिया के सबसे बड़े मोटो ब्लॉगर है। ही हैज ओवर 5.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन हिज यूट्यूब चैनल। कलामिंग चाहते तो वो अपने भाई से कहकर खुद के चैनल को प्रमोट करवा सकते थे, बट ही नेवर डिड दैट। कलामिंग ने राइट वे चूज किया और अपनी ऑडियंस को खुद बिल्ड करने की सोचा। इनफैक्ट वो उनके व्लॉग्स तक में नहीं आते, और जो दिखाता है कि कलामिंग एक सेल्फ मेड आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और वो सब खुद अपने दम पर करना चाहते हैं। और ये बात फैंस को कलामिंग की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसकी वजह से उनका फैन बेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये आर्टिस्ट खुद से बना है और वो उनसे काइंड ऑफ रिलेट कर पाते हैं कि इसको कोई भी बूस्ट नहीं मिला, इसने जो किया है वो खुद से किया है। और यही बात कलामिंग की उनको काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन बनाती है और इसीलिए उनकी ऑडियंस उनसे इतनी ज़्यादा लॉयल है। ये तो बात हो गई कि कलामिंग ने कैसे इमोशनल ग्रोथ की, यानी कैसे एक कल्ट फॉर्म किया और अपनी ऑडियंस के दिल में अपनी जगह बनाई। बट अब बात आती है बिजनेस एस्पेक्ट की, कैसे कलामिंग ने अपने चैनल को इतनी जल्दी इतना बढ़िया ग्रोथ किया। पूरे सोशल मीडिया पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट काफ़ी ज़्यादा फ्लो कर रहा है, चाहे वो इंस्टाग्राम रील्स हो, चाहे वो यूट्यूब शॉर्ट्स हो और चाहे वो अदर प्लेटफॉर्म्स हो। कलामिंग ने दिमाग लगा के इसका बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया। कलामिंग की नॉर्मल ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही थी, बट कैसे उन्होंने एक महीने के अंदर 1,32,000 सब्सक्राइबर्स गेन किए, कैसे इतनी एनॉर्मस ग्रोथ उन्हें मिली, चलो बताता हूँ। कलामिंग ने अपने एल्बम के कुछ गानों के स्निपेट्स को शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में डाला या फिर उनकी स्टोरीज लगाई और उनके फैन पेजेस ने उसको शेयर किया। वो लाइनें इतनी ज़्यादा रिलेटेबल थी कि वो रील पे अचानक से वायरल हो गई और उन ऑडियोज़ पे और ज़्यादा रील बनने लगी। देखते देखते वो रील्स काफ़ी ज़्यादा लोगों की फीड में आने लगी और लोग जब वो गाना सुनते थे तो उनको पूरा गाना सुनने का मन करता था। जब वो यूट्यूब पे उस गाने की लिरिक्स टाइप करते थे तो कुछ उसी के रिलेटेड कीवर्ड्स आते थे, और जब वो खोलते थे पर उन्हें वो गाना नहीं मिलता था, तब पता चलता था वो गाना एक्चुअली में अभी रिलीज़ हुआ ही नहीं है। इसी स्ट्रैटेजी को लेके कलामिंग ने अपने गानों की हाइप बिल्ड की और इसी हाइप की वजह से जब वो गाने रिलीज़ हुए दे बूम्ड और कलामिंग को एनॉर्मस ग्रोथ और न्यू ऑडियंस मिली जो उनके गाने सुनना चाहती थी। अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट मूव था और इसी की वजह से कलामिंग की ऑडियंस ग्रो की और उनको न्यू ऑडियंस मिली और दिन पर दिन उनको न्यू ऑडियंस मिलती जा रही है और उनके नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। और अगर इसी तरह की रेगुलर ग्रोथ कलामिंग को मिलती रही तो फॉर श्योर ही विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट DHH आर्टिस्ट टिल 2024। सो आई होप यार तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन